पढ़ ली थी, लेवलिंग का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन के बारे में भी पढ़ लिया था, और कितने मेथड से लेवलिंग करने के उसके बारे में भी हमने जान लिया था। अब देखो बेटा, हमने सिंपल लेवलिंग के बारे में जब बात कर ही ली थी कल, कि अगर मुझे 2 पॉइंट्स है, अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है, 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस इन एलिवेशन निकालना है, और मुझे इक्विपमेंट की या इंस्ट्रूमेंट की केवल सिंगल सेटिंग की ज़रूरत है ना। इफ़ आई नीड टू डिटरमाइन डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, है ना, एंड आई रिक्वायर्ड ओनली वन सेटिंग ऑफ इक्विपमेंट, है ना, तब तब जो लेवलिंग होगी उसको मैं बोल देता हूँ बेटा सिंपल लेवलिंग। ठीक है, तो कुछ जनरल सी बात थी, आगे उस कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे आज, और काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, है ना। तो एक सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट लगेगा हमको सिंपल लेवलिंग में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेटा, आई वांट टू टेल यू समथिंग दैट लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट टू बी इन लाइन विथ एंड स्टेशन, है ना। जो हमारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे एंड स्टेशन से एक लाइन में ही हो, ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरा एक पॉइंट बताना चाहता हूँ मैं आपको, कि जो आर एल है ना, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, उसका आर एल हम निकाल नहीं पाते हैं, है ना। जो आर एल है हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, आर एल ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, वो हम डिटरमाइन नहीं करते हैं, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो, अब इंस्ट्रूमेंट जहाँ रखा है वहाँ पर तो हमने लेवलिंग स्टाफ नहीं रखा है ना बेटा, लेवलिंग स्टाफ तो हमने स्टेशन पे रखा है, लेकिन जहाँ पर हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को सेट करा है, जहाँ पर हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट को सेट करा है, वहाँ पर तो हम लेवलिंग स्टाफ नहीं ले जा रहे हो ना, जस्ट ऑटो लेवल के सामने तो हम हमारे लेवल स्टाफ को नहीं रख रहे हैं, तो वहाँ का आरएल तो हम निकालते नहीं है। ठीक है, ये एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, अब देखिए, जब भी हम लोग लेवलिंग करेंगे, तो वाइल लेवलिंग हमें एक बात हमेशा ध्यान रखना है, कि जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है, इट शुड बी परफेक्टली वर्टिकल। माई लेवलिंग स्टाफ माई लेवलिंग स्टाफ शुड बी परफेक्टली वर्टिकल, है ना। आपको बिल्कुल सीधा, है ना, बिल्कुल सीधा पकड़ना है अपने लेवलिंग स्टाफ को। परफेक्टली वर्टिकल बोल रहा हूँ मैं, हमारे लेवलिंग स्टाफ को हमको बिल्कुल सीधा पकड़ना है, और हमारा लेवलिंग स्टाफ बिल्कुल परफेक्टली वर्टिकल होना चाहिए रीडिंग नोट करने के दौरान। अब देखो, अब मैंने ये तो बोल दिया कि स्टाफ हमारा वर्टिकल होना चाहिए, लेकिन हम ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो हमारा स्टाफ है वो कैसा है बेटा, वो कैसा है, वर्टिकल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेवलिंग स्टाफ है उसको एक बार आगे की तरफ झुकाएंगे, और कुछ रीडिंग को देखेंगे, फिर कुछ पीछे की तरफ झुकाएंगे और रीडिंग को नोट करेंगे। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, मेरा जो स्टाफ है, सपोज यहाँ पर ये मेरा स्टाफ था, है ना, यहाँ पर मेरा स्टाफ है एक पर्टिकुलर स्टेशन पे, तो ये जो स्टाफ मेरा ऐसा था, स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ था, इस स्टाफ को मैंने क्या करा, पहले थोड़ा सा आगे आगे झुका दिया, है ना, इस स्टाफ को मैंने थोड़ा आगे झुका दिया। तो क्या होगा बेटा, अगर मैंने मेरे स्टाफ को आगे झुकाया, तो जो रीडिंग आने वाली थी, है ना, जो रीडिंग आने वाली थी वो रीडिंग अब कुछ अधिक आएगी। जो रीडिंग मान लीजिए 2.2 मीटर थी, अगर मैंने स्टाफ को थोड़ा सा आगे झुका दिया, है ना, मेरे इंस्ट्रूमेंट की तरफ झुकाया मैंने, समझ लीजिए आप कि मेरा स्टाफ था वो परफेक्टली वर्टिकल होता, तो एक कुछ रीडिंग आती, 2.2 मीटर होती मान लीजिए। लेकिन अगर मैंने मेरे स्टाफ को क्या है, थोड़ा सा आगे झुका दिया, है ना, इंस्ट्रूमेंट की तरफ झुका दिया, तो जो रीडिंग आएगी लेवलिंग स्टाफ की वो हल्की सी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैंने लेवलिंग स्टाफ को मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट से अवे करा, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाया, अवे फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट झुकाया, तो रीडिंग वापस से थोड़ी सी अधिक आई, है ना। तो यहाँ इस प्रोसेस में मैं ये देखूंगा कि कौन सी मिनिमम रीडिंग आ रही है ना। जब आप अपने लेवलिंग स्टाफ को जब आप लेवलिंग स्टाफ को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे घुमा रहे हैं, है ना, ये नीचे से तो सेम ही जगह पर है, नीचे से तो जो लेवलिंग स्टाफ का जो फुट है वो तो फिक्स है ना, लेकिन उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, यानी मैं स्लाइटली वेव कर रहा हूँ टुवर्ड द इंस्ट्रूमेंट,
देन स्लाइटली मैं उसको वेव अवे फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो इस प्रोसेस के द्वारा मुझे जो मिनिमम रीडिंग मिल जाएगी इसकी लेवलिंग स्टाफ की, तो जो करस्पॉन्डिंग रीडिंग रहेगी, मिनिमम रीडिंग रहेगी लेवलिंग स्टाफ की, उसको मैं अडॉप्ट कर लूंगा और उसी रीडिंग के अकॉर्डिंगली मेरा क्या रहेगा, मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा स्टाफ क्या है, परफेक्टली वर्टिकल है। और इस पूरे प्रोसेस को मैं बोल देता हूँ क्या बेटा, इस पूरे प्रोसेस को मैं बोलता हूँ रॉकिंग, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ बेटा क्या, रॉकिंग ऑफ द स्टाफ। तो रॉकिंग ऑफ द स्टाफ ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा जो लेवलिंग स्टाफ है वो परफेक्टली वर्टिकल है कि नहीं, और इसके द्वारा मैं उसको परफेक्टली वर्टिकल रखता हूँ ताकि मैं सही और ट्रू रीडिंग नोट डाउन कर पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक थ्योरेटिकल पॉइंट एक और है कि जब बहुत अधिक सनशाइन है, इंटेंस सनशाइन है, तो जो जमीन के पास जो एयर है ना वो क्या होगी, थोड़ी शिमर हो जाएगी, शिमर। तो हमको क्या करना चाहिए, जो भी स्टाफ रीडिंग है लेस देन 0.5 मीटर उसको अवॉइड करना चाहिए। इस इफेक्ट को शिमरिंग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट था, इससे ज़्यादा जाना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं लेवल फील्ड बुक क्या होता है। देखो लेवल फील्ड बुक क्या होता है बेटा, लेवल फील्ड बुक क्या होता है या फिर लेवल बुक, लेवल फील्ड बुक और लेवल बुक एक ही चीज़ होती है, पहली बात तो ये है ना। अब इस बुक में क्या करते हैं हम लोग, जो भी स्टाफ रीडिंग है, जो भी स्टाफ रीडिंग है, जब हम फील्ड पे जाते हैं और स्टाफ रीडिंग लेते हैं तो उन सारी स्टाफ रीडिंग को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, लेवल बुक में रिकॉर्ड करते हैं। हम लोग फील्ड पे जाएंगे तो स्टाफ रीडिंग लेंगे, तो उन स्टाफ रीडिंग को क्या करना पड़ेगा, हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जिस बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे उसको मैं बोलता हूँ लेवल फील्ड बुक या लेवल बुक। ठीक है, और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, जो वेरियस पॉइंट के लेवल को भी रिड्यूस करके यहीं नोट डाउन करते हैं, है ना। एंड वी आल्सो नोट डाउन जो वेरियस पॉइंट के लेवल्स को इसी बुक में, लेवल बुक में हम नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर अपनी मेथड चालू करने वाला हूँ। देखिए आगे देखिए, देयर आर टू मेथड देयर आर टू मेथड्स ऑफ रेड्यूसिंग द लेवल, है ना। रेड्यूसिंग द लेवल बोलिए या फिर there are two methods of reducing the level, or there are two methods to determine the reduced level of various points on the ground, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से मेथड होते हैं। पहला होता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज कल ही हमने ले लिया था, है ना, जब हमने बैक साइड पढ़ा था, इंटरमीडिएट साइड पढ़ा था, फोर साइड पढ़ा था। ठीक है, और इसी के अलावा एक और दूसरा मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। दोनों मेथड को हम लोग समझेंगे एक क्वेश्चन के द्वारा, और इसमें इन दोनों मेथड में एक अर्थमेटिक चेक भी होता है। तो क्या अर्थमेटिक चेक होता है वो भी मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा ही समझा देता हूँ। ठीक है, और राइज एंड फॉल मेथड में भी क्या अर्थमेटिक चेक होता है, एक एक्स्ट्रा चेक हो जाता है। दोनों में सेम ही अर्थमेटिक चेक होता है, लेकिन राइज एंड फॉल मेथड में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है। वो चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन के द्वारा ही हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले। देखिए द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव रीडिंग्स वेर मेड ऑन ए कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड। एक स्लोपिंग ग्राउंड था, है ना। तो स्लोपिंग ग्राउंड मतलब या तो आपकी जो लेवल की रीडिंग कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी या कंटिन्यूसली घट रही होगी, यानी कंटिन्यूसली फॉल हो रहा होगा लेवल का या कंटिन्यूसली राइज हो रहा होगा लेवल का। स्लोपिंग ग्राउंड से तो यही समझेंगे हम। तो देखो कुछ रीडिंग दी थी आपको, आपको रिड्यूस लेवल ऑफ फर्स्ट पॉइंट यानी ए पॉइंट का दिया हुआ था, यानी स्टेशन ए का आपको रिड्यूस लेवल दिया था। तो जिसका रिड्यूस लेवल पता है बेटा इनिशियली, उसको मैं क्या बोलता हूँ, मैं बेंचमार्क बोलता हूँ। तो यहाँ पर स्टेशन ए क्या हो जाएगा, मेरा बेंचमार्क हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बेंचमार्क कितना दिया है, 100 मीटर दिया है, और हमसे पूछा है कि रिड्यूस लेवल निकालिए ऑल अदर पॉइंट्स बाय बोथ द मेथड। तो दोनों मेथड के द्वारा मैं चीज़ों को निकालूंगा। तो सबसे पहले आइए हम चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या करा है, एक फिगर बनाया है। अब फिगर में हमने जो हमारी रीडिंग थी, हमने हमारी जो रीडिंग थी मैंने यहाँ लिख दिया है। अब कौन सी रीडिंग क्या, अब इसमें ये जो जितनी भी रीडिंग थी मैंने यहाँ लिख दी है। अब इस रीडिंग में कौन सी रीडिंग फोर साइड है,
इंटरमीडिएट साइड और बेक साइड है वो हमने पहचानना तो सीख ही लिया था। एक बार और उसको ढंग से बात करेंगे और मैं आपको चीज़ें पहचानना सिखा दूंगा। तो बेटा देखिए आप, हमें क्या बोला था, कंटिन्यूसली स्लोपिंग ग्राउंड है ना। और यहाँ पर जो मैंने बोला कि लेवल को सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग होती है, सेट रीडिंग इज ऑलवेज, जैसे आपका सॉरी लेवल इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद जो पहली रीडिंग होती है वो क्या होती है बेटा, हमेशा बैक साइड होती है ना। अब आप देखिए, आपका यहाँ पर लेवल था 0.780 मीटर, उसके बाद क्या रीडिंग आ गई, 1.535 मीटर आई। फिर फिर क्या आई रीडिंग, फिर क्या आई रीडिंग, देखिए आप यहाँ 1.955, फिर 2.985, फिर 3.480, है ना। अब देखो, अब आपको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, तो आपकी स्टाफ की रीडिंग क्या हो रही है, ज़्यादा आ रही है। अब स्टाफ की रीडिंग ज़्यादा कब आएगी, जब क्या होगा, फॉल हो रहा होगा, है ना। जब फॉल हो रहा होगा, जो आपकी टोपोग्राफी है ना, आपका जो टोपोग्राफी है या जो टेरेन है, वहाँ पर क्या होगा, स्लोप कैसा हो रहा होगा, फॉलिंग स्लोप हो रहा होगा, है ना। स्लोप में क्या हो रहा होगा, कंटिन्यूसली फॉल हो रहा होगा स्लोप, है ना। ठीक है, राइज तो हो नहीं रहा, फॉल हो रहा होगा। तो कंटिन्यूसली फॉल आपको यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि आपकी जो रीडिंग है वो क्या है, स्लोपिंग ग्राउंड पर है। और यहाँ पर रीडिंग क्या है, लगातार बढ़ रही है, स्टाफ की रीडिंग बढ़ रही है। देखिए आप, शुरू में थी 0.780, तो यहाँ पर ये रीडिंग हो गई 0.780, है ना। फिर आप देखिए, फिर अगली रीडिंग आ गई 1.535, तो ये है हमारा 1.535। फिर अगला है 1.955। देखो स्टाफ की रीडिंग क्या हो गई, स्टाफ की रीडिंग पहले 1.535 थी, वो बाद में 1.955 हो गई, यानी कुछ बढ़ गई है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कि जो टेरेन है ना, उसके लेवल में भी कुछ ना कुछ फॉल हो रहा होगा। ठीक है, फिर और रीडिंग बढ़ गई है, फिर और रीडिंग बढ़ गई है, कितनी, 3.480। लेकिन आप देखोगे कि 3.480 के बाद रीडिंग और बढ़नी चाहिए थी, लेकिन रीडिंग घट गई। तो ये जो रीडिंग है मेरी, इसमें कुछ ना कुछ अंतर होगा, कुछ ना कुछ अलग होगी, है ना। अब यहाँ रीडिंग 3.48 से अधिक होनी थी, हो सकता है 3.5 होती या 3.6 होती, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर रीडिंग कितनी होनी थी, 3.480 मीटर से अधिक होनी थी, लेकिन ये तो नहीं ना बेटा। तो यहाँ पर हो सकता है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ होगा बेटा, चेंज हुआ होगा। तो ये वापस से हमारी हो सकती है बैक साइड होगी। ठीक है, और अब देखो, अब ये बैक साइड था, है ना, ये हमारा क्या था, बैक साइड, हमने बोला ये हमारा बैक साइड होगा। तो जहाँ पर हमारा बैक साइड है, उसी जगह पे हमने पिछले इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग से क्या निकाला होगा, फोर साइड निकाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहली रीडिंग हो गई बैक साइड, और फिफ्थ नंबर की रीडिंग हो गई हमारी फोर साइड। तो उनके बीच में जितनी भी रीडिंग है वो क्या होगी, फिर हमारी इंटरमीडिएट साइड ही होगी ना बेटा। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर 1.155 के बाद आगे जब मैं बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर रीडिंग बढ़ रही है, यहाँ पर भी रीडिंग बढ़ रही है ना। लेकिन फिर वापस से रीडिंग क्या हो रही है, हमारी घट रही है। स्लोपिंग स्लोपिंग ग्राउंड बोला था मैंने, है ना, यानी स्लोपिंग ग्राउंड बोला था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला था राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोला था कि राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, मैंने ऐसा बोला नहीं था। लेकिन मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ विद द गिवन डाटा, है ना, विद द गिवन डाटा मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मेरी टोपोग्राफी कैसी होगी। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर रीडिंग वापस से बदली है मेरी, तो ये रीडिंग होगी मेरी फोर साइड, बैक साइड, और उसके जस्ट पहले वाली जो रीडिंग होगी होगी फोर साइड, और ये रीडिंग हो गई हमारी इंटरमीडिएट साइड। ठीक है, फिर सिमिलरली इंटरमीडिएट साइड और आखिरी वाली वापस से फोर साइड। इस तरीके से मैं मेरी रीडिंग को इंटरप्रेट कर सकता हूँ कि कौन सी रीडिंग मेरी बैक साइड है, कौन सी इंटरमीडिएट साइड है और कौन सी फोर साइड है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, पहले तो आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में हमें बोला था कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड। अगर आप देख रहे हैं तो क्वेश्चन में ये लिखा है साफ साफ कि जो हमारा ग्राउंड है वो कैसा है, कंटिन्यूस स्लोपिंग ग्राउंड है। तो इसीलिए मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर मेरा एक सेटिंग ऑफ इक्विपमेंट में अगर काम हो जाता,
सिंगल सेटिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट में मेरा काम हो जाता, तो ये जो भी रीडिंग है आगे वाली, जैसे 3.48 के 3.480 के बाद जो रीडिंग आती वो ज़्यादा आनी चाहिए थी, है ना। लेकिन क्या है, यहाँ से मुझे अंदेशा होगा कि ये रीडिंग कम हुई, तो यहाँ पर मैंने क्या करा होगा, मेरे इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग बदली होगी। देखो, फिर वापस रीडिंग बढ़ रही, फिर और बढ़ रही, लेकिन फिर रीडिंग कम हो गई। तो यानी वापस से मैंने इंस्ट्रूमेंट का सेटअप वापस से बदला होगा, तो कुछ आइडिया आ जाएगा मुझे। तो जैसे जैसे मैं मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन करूँगा, तो मुझे ज़्यादा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि कौन सी रीडिंग कौन सी है। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, तो पहले तो मैं स्टेशन को नाम दे देता हूँ। इसको जहाँ पर पहली बार लेवल स्टाफ को रखा उसको स्टेशन बी बोल दूंगा, यहाँ पर स्टेशन बी बोल दूंगा, फिर यहाँ स्टेशन सी, यहाँ स्टेशन डी, और यहाँ स्टेशन ई। अब देखो, स्टेशन ई पे क्या हो रहा है बेटा, आप दो रीडिंग ले रहे हैं, 3.480 मीटर भी ले रहे हैं और 1.155 मीटर भी ले रहे हैं। तो स्टेशन ई क्या होगा, आपका होगा चेंज पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आपने बैक साइड भी लिया और फोर साइड भी लिया। ठीक है, तो यू शुड नोट दैट हमारा जो स्टेशन ए है वो क्या है, हमारा चेंज पॉइंट है बेटा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा स्टेशन एफ, ये जी। अब देखो, जी पे भी दो रीडिंग आ रही है क्या, जी पे हमारी दो रीडिंग ले रहे हैं हम, 3.640 मीटर भी ले रहे हैं और 0.935 मीटर भी ले रहे हैं। तो जी क्या है हमारा, जी भी हमारा चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होगा, है ना। तो जी के बाद क्या हो जाएगा, एच आ जाएगा। इसको मैंने, इस स्टेशन को मैंने नाम दे दिया आई। ठीक है, तो एक जनरल तरीका है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि रीडिंग बैक साइड है, इंटरमीडिएट साइड है या फोर साइड है ना। इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, अब पहले हमने स्टेशन गिन लिए, कितने स्टेशन है हमारे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। आई तो पहले हम यहाँ पर स्टेशन के नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी स्टेशन हैं उनके सब में नाम लिख दूंगा। अब देखो, यहाँ पर मैं वापस से जाता हूँ, तो यहाँ पर ई मेरा क्या है, चेंज पॉइंट, और जी भी क्या है, मेरा चेंज पॉइंट। ई और जी क्या है, मेरा चेंज पॉइंट है, फिगर से मैंने पता कर लिया था। तो रिमार्क में मैं पहले ही लिख देता हूँ ताकि गलती नहीं हो मुझे। ई मेरा चेंज पॉइंट है और एफ भी मेरा चेंज, ई के बाद कौन सा चेंज पॉइंट था, देखते, ई के बाद जी, ई एफ जी, जी है हमारा चेंज पॉइंट। तो यहाँ पर जी भी हमारा चेंज पॉइंट है, इसको मैंने लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर, 1 मिनट, बट आप देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट है, आपको पता है ना, आपको पता है रेड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट है कितना है। तो अगर आपको किसी जगह का रेड्यूस लेवल पता है, यानी क्या है उसका एलिवेशन पता है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बेंचमार्क पर बोल सकता हूँ, है ना। एलिवेशन पता है वहाँ का, किसी पर्टिकुलर जगह का, तो वहाँ से मैं मेरा काम चालू कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉन एलिवेशन वाले पॉइंट को मैं बेंचमार्क बोल सकता हूँ। तो स्टेशन ए को मैं मेरा बेंचमार्क बोल देता हूँ। तो रिमार्क में कुछ वैल्यू थी, कुछ ज़रूरी वैल्यू थी, वो मैंने डाल दिया बेटा। अब देखिए, अब यहाँ से सबसे पहले हमको काम करना है बेटा, तो हमारी जो रीडिंग है जो भी, उसको यहाँ कॉलम में भरना, इस टेबल में भरना चालू करना है। तो 0.780 क्या था मेरा, बैक साइड था। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि सारी रीडिंग मेरी मीटर में है, पहले ही मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट साइड क्या हो गई, 0.535, फिर 1.955, सॉरी, ये वाली जो रीडिंग थी 1.53, ये तो बी पे नापी थी ना, बी पे लिखेंगे हम 1.535। तो सी पे क्या नाप, सी पे क्या लिया था तुमने, 1.955 लिया था ना तुमने। तो बेटा डी पे आ जाइए आप, डी पे ये वाली जो रीडिंग थी, ये भी इंटरमीडिएट
थी, तो ये क्या हो गया 2.985 लिख दिया आपने डी पे। फिर ई पे ये वाली जो रीडिंग है 3.480, ये थी आपकी क्या थी, फोर साइड थी। अब आइए आप फिगर पे एक बार देख लीजिए। देखिए 3.480 मीटर जो रीडिंग थी ये आपकी क्या थी बेटा, फोर साइड थी। और इसी स्टेशन पे मैंने क्या ये 3.48 जो ये जो आपने रीडिंग ली 3.480 मीटर, इस रीडिंग को लेने के बाद आपने क्या करा, इंस्ट्रूमेंट का सेटअप क्या करा, इंस्ट्रूमेंट सेटअप क्या करा आपने, चेंज किया। आपने इंस्ट्रूमेंट का सेटअप चेंज किया, है ना, इंस्ट्रूमेंट सेटअप आपने चेंज किया। ठीक है, अब देखिए आगे। ये देखिए ई पे आपने क्या लिया, कौन सी रीडिंग ली बेटा, 3.480 मीटर, है ना। इसको लेने के बाद आपने इंस्ट्रूमेंट का सेटअप चेंज कर दिया, और आपका जो इंस्ट्रूमेंट पहले यहाँ था वो इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ आ गया, नई जगह पे आ गया, है ना बेटा। लेकिन आपका लेवलिंग स्टॉप अभी भी ई पॉइंट पे ही हमने रखा हुआ था, है ना। अब फोर साइड लिया हुआ था पहले हमने ई पे, कहाँ से, पहले जब पहली जो पोजीशन थी इंस्ट्रूमेंट की वहाँ से, तो हमें अब तक रेड्यूस लेवल पता चल गया होगा, है ना, ई पॉइंट पे। तो अब ई पॉइंट पे वापस से हमने जो रीडिंग ली, तो वो जो पहली रीडिंग आ जाएगी इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद, अब जो रीडिंग आएगी ये सेकेंड सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो करा ना, तो उसके बाद जो पहली रीडिंग हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बैक साइड हो जाएगी। यानी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद जो पहली रीडिंग है वो कितनी है मेरी, 1.155 मीटर, इसको मैं बोल दूँगा मेरा बैक साइड। ठीक है, तो ई पे दो रीडिंग आ गई है, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.155। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम ऐप पर क्या है बेटा, ऐप पर जो रीडिंग है वो क्या दिख रही है मुझे, इंटरमीडिएट साइड। अब जी पे जो रीडिंग है 3.640, ये क्या है, ये क्या है 3.640, ये रीडिंग कौन सी है, फोर साइड है। लेकिन 3.640 के 3.640 मीटर ये रीडिंग आपने लिख ली, इसके बाद आपको वापस से इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना पड़ेगा नई जगह पे, है ना, थर्ड सेटअप करना पड़ेगा। तो ये जो रीडिंग आ गई 0.935, तो ये पहली रीडिंग है जब तीसरी बार मैंने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करा, तब पहली रीडिंग ये थी 0.935, तो ये हमारी बैक साइड हो गई, है ना। तो जी पॉइंट क्या हो गया हमारा, चेंज पॉइंट डिनोट कर रहा है, दो रीडिंग है यहाँ पे, फोर साइड पे और बैक साइड भी है। ठीक है, अब बाकी दो रीडिंग पे हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे, 1.630 और आई वाले पॉइंट पे जो आखिरी रीडिंग थी, 1 मिनट, सॉरी ये 1.630 तो इंटरमीडिएट साइड होगी ना बेटा यहाँ पर, सेकेंड वाले कॉलम में आएगी 1.630 जो थी हमारी इंटरमीडिएट साइड थी, और ये जो आखिरी वाली रीडिंग थी 2.545, ये क्या है मेरी फोर साइड होगी। इसके बाद सर्वे ख़त्म हो रहा है हमारा। ठीक है, तो 2.545 क्या हो गई मेरी, फोर साइड हो गई। ठीक है, तो आप देखिए मैंने कितनी आसानी से मेरी रीडिंग को क्या कर लिया, रीडिंग को पहचान ली कि कौन सी रीडिंग मेरी बैक साइड है, कौन सी इंटरमीडिएट साइड है, कौन सी फोर साइड है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने काम कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमें जब काम करना है तो हमें 3 बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगी, है ना, क्योंकि पहले सेटअप में हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना है और दूसरे सेटअप में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, फिर वापस से जब तीसरा सेटअप करा मैंने इंस्ट्रूमेंट का तब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, तो 3 बार हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो बेटा पहले बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या था पहले सेटअप में, तो क्या बोलोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ कितना हो जाएगा आपका, जो बेंचमार्क था, बेंचमार्क कितना था 100, तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा आपका
बेंचमार्क प्लस जो बैक साइड थी 0.780, तो कितना आ जाएगा आपका हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट 100.780 मीटर। ये आपका हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा 100.780 मीटर आपका हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आर एल क्या था, आर एल तो बेंचमार्क के बराबर ही होगा स्टेशन ए पे, तो उसको मैंने 100 मीटर लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब स्टेशन बी पे आता हूँ मैं। अब स्टेशन बी में मतलब आर एल ऑफ बी कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं बेटा, मैं यहाँ लिखते जाता हूँ मैं आर एल ऑफ बी कैसे फाइंड आउट करूँगा, फिर मैं इसकी वैल्यू को टेबल में भरता जाऊँगा। ठीक है बेटा, तो टेल मी हाउ यू विल फाइंड आउट द आर एल ऑफ बी। कैसे करोगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना था बेटा 100.780, ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो रहा था, इसमें से इंटरमीडिएट साइड कितना है 1.535 मीटर। इसको घटा देंगे तो आर एल ऑफ बी निकल जाएगा आपके पास। तो आर एल ऑफ बी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 99.245 मीटर आएगा बेटा आपका। तो ये जो 99.245 मीटर है इसको हम लोग यहाँ फिल कर देंगे, टेबल में फिल कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, अब देखिए ये हमने आर एल ऑफ बी निकाल दिया था। अब आर एल ऑफ पॉइंट सी निकाल लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आर एल ऑफ पॉइंट सी भी कैसे होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ये रीडिंग। ये रीडिंग क्या है बेटा, सी पे इंटरमीडिएट साइड है, इसको घटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा 1.955। अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वापस से कितना था 100.780 माइनस 1.955। तो आर एल एट स्टेशन सी कितना आ जाएगा, रेड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन सी आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा कितना है 98.825 मीटर आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया 98.825 मीटर। ठीक है, अब डी स्टेशन पे देखिए, डी स्टेशन पे भी वापस इंटरमीडिएट साइड ही था। देखिए आप डी पे भी इंटरमीडिएट साइड ही था, है ना। तो सिमिलर वे में ही हम इसको करेंगे, इस क्वेश्चन को वैसे ही करेंगे। अब देखो डी पे आप रेड्यूस लेवल ऑफ डी निकाल लिए, तो रेड्यूस लेवल ऑफ डी क्या आएगा, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो था 100.780 माइनस 2.985 जो कि इंटरमीडिएट साइड था कहाँ पे, डी पे। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा रेड्यूस लेवल ऑफ डी, कितना आ जाएगा 97 पॉइंट कितना आ रहा 97.795 मीटर आ जाएगा। इसको मैं यहाँ टेबल में भरते जाता हूँ, है ना, 97.795 मीटर। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप निकालोगे। अब वापस से ई पॉइंट पे ये जो रीडिंग है ये क्या है, मेरी फोर साइड है ना। तो वापस से अगर मैंने आपसे पूछा कि गिव मी द आर एल ऑफ पॉइंट ई, तो क्या करोगे, वापस से हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में से किसको घटा दोगे, फोर साइड को घटाओगे। अब पहले ये इंटरमीडिएट साइड था, इसके पहले की जो तीन रीडिंग थी, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के बाद आखिरी रीडिंग है, सेटअप के बाद की आखिरी रीडिंग है, तो इसको मैं फोर साइड बोलूँगा। ठीक है, तो आर एल ऑफ पॉइंट ई बता दो कितना है 100.780, है ना। ये तो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से फोर साइड जो है 3.480, कितना आ जाएगा आर एल ऑफ पॉइंट ई 97.3 मीटर आ रहा है मेरा। तो मैंने 97.3 मीटर जो है मेरा क्या है आर एल ऑफ स्टेशन ही। लेकिन अब देखो कि अब आपने क्या करा कि अब आपने 3.48 रीडिंग जो नोट करी, इसके बाद आपने क्या करा, जो अगली रीडिंग ली 1.155, इसके लिए आपने इंस्ट्रूमेंट को नई जगह पे क्या करा, सेटअप कर दिया था। अब जब आपने इंस्ट्रूमेंट को नई जगह सेटअप कर दिया था, तो आपका जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट था वो पहले ये ऊपर वाली रेड लाइन थी, ये जो ऊपर वाली रेड लाइन दिख रही है आपको, ये वाली रेड लाइन थी। लेकिन ये बाद में क्या है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो गई सेकंड सेटअप के बाद, है ना, क्या हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गई। तो सेकेंड सेटअप के बाद जो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, मेरी डिफरेंट है। तो उसको निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे इसको बता देता हूँ मैं। चलिए,
आइए ऊपर। ठीक है, आइए। पहले मैं इधर का स्पेस खाली करते जाता हूँ, क्योंकि ये वाली रीडिंग तो मैंने टेबल में नोट डाउन कर दी, आपको समझा भी दी है। ठीक है, तो इधर का स्पेस में बेटा खाली करता जाता हूँ। चलिए, तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लो। आप कैसे निकालोगे? आर एल पता है ई का, तो उसमें जो बैक साइड है उसको जोड़ देना। तो आर एल पता है ई का, अभी निकाला था। फोर साइड जब पता था पिछले सेटअप के द्वारा कितना पता, तो उसके द्वारा हमने आर एल ऑफ ई निकाल लिया था जो 97.3 था। इसके साथ बैक साइड को जोड़ दीजिए। कितना है बैक साइड? 1.155। तो यहाँ से न्यू हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कितना आ जाएगा बेटा? 98.455 में 98.455 ये हमारा 98.455 जो है, ये क्या है? हमारा न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए। अब 98.455 में से अगर आप 2.365, चलिए मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, है ना, आर एल ऑफ एफ कैसे निकालना है। इसको आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं टेबल के फॉर्म में ही आप लिख सकते हैं, इतना पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब आर एल ऑफ एफ निकालना है तो क्या करना है कि जो न्यू हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है उसमें से अब क्या है, अब जो इंटरमीडिएट साइड है उसको घटा दीजिए। तो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना कैलकुलेट करा था तुमने? 98.455। उसमें से इंटरमीडिएट साइड कितना था बेटा? 2.36 है। इसको घटा दीजिए, है ना, तो आपको आर एल ऑफ एफ आ जाएगा। कितना आएगा? 96.09 मीटर आ जाएगा, है ना, 96.09 आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आर एल ऑफ जी भी निकाल दीजिए आप। यहाँ बता रहा हूँ आर एल ऑफ जी कैसे निकालना है। तो ये जो न्यू हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से अब आप ये जो है, ये जो आखिरी रीडिंग है ना सेकेंड सेटअप के बाद में, थ्री, तो यहाँ पर ये जो फोर साइड है यानी 3.640, इसको घटाइए। तो कितना है ये? 98.455 माइनस 3.640। तो आर एल ऑफ स्टेशन जी कितना आ जाएगा बेटा? आर एल ऑफ स्टेशन जी कितना आ रहा है? 94 पॉइंट में कुछ आ रहा है, 94.815 आ रहा है। तो 94.815 आ रहा है, तो इसको यहाँ आप लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो, अब ये जो रीडिंग थी, अब आप ध्यान से देखना। पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने समझा भी दिया आपको, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको बेटा। मैंने समझा दिया इसलिए मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब देखिए बेटा, ये जो रीडिंग ली थी 3.64, इसके बाद जो अगली रीडिंग ली है वो आपने 0.935। ये वाला तो सेकेंड सेटअप से लिया था हमने, और 0.935 जो था वो थर्ड सेटअप से लिया था। तो और ये जो 0.935 मीटर जो रीडिंग थी थर्ड सेटअप वाली, ये थर्ड सेटअप की क्या थी? पहली रीडिंग थी। तो ये वापस से क्या हो जाएगी? हमारी बैक साइड हो जाएगी, है ना। तो क्या करूँगा मैं? इस बैक साइड का यूज़ करके वापस क्या करूँगा? न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालूंगा, है ना। अब ये वापस से न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। पहले वाली जो न्यू हाइट ऑफ पहले जो न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थी वो अलग थी, ये वापस से थर्ड वाली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। कौन सी वाली है डायग्राम में भी दिखा देता हूँ। देखिए ये वाली दिखा आपको? ये तीसरे सेटअप के बाद। ठीक है, इस प्रकार से चीज़ों को करेंगे हम लोग। चलिए, चलिए करें
इसको बड़ा कर लेते हैं हम पहले। चलिए करिए आप इसको। देखिए अब यहाँ पर जो अब थर्ड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, न्यू के अगर मैं थर्ड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर थर्ड सेटअप लिख देता हूँ। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर थर्ड सेटअप क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ जी प्लस बैक साइड कितना है 0.935। तो आर एल ऑफ जी कितना है बेटा 94.815 था ना, 94.815 प्लस 0.935। तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आफ्टर थर्ड सेटअप कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा अराउंड, करिए आप लोग। 94.815 प्लस 0.935, 0.935 है 95 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये शायद आ रहा है मेरा 95.75। चेक करिए आप, एक बार चेक कर लीजिए इसको, मैंने लिखी नहीं है इसको। चलिए तो अब ये मान लीजिए कि 95.75 कुछ ऐसी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपको आर एल ऑफ एच बोलता हूँ, पहले मैं इधर मिटा रहा हूँ नीचे वाली चीज़ों को। अब बेटा यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ कि तुमको मैं बोल रहा हूँ कि फाइंड आउट द आर एल ऑफ एच, कैसे निकालोगे, जो थर्ड सेटअप के बाद जो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, थर्ड सेटअप के बाद जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसमें से आप किसको घटा दो, ये जो सॉरी ये बैक साइड आपने जोड़ा था ना, ठीक है, ये आ जाएगा 1.630। इसमें से एज का निकाल रहे हैं तो इसका इंटरमीडिएट साइड को आप घटा दीजिए, है ना, 1.630। तो कितना आ जाएगा 95.75 माइनस 1.630, कितना आ गया 94.12 आ रहा है मेरा, यहाँ मैंने लिख दिया 94.12, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप इसका भी निकाल ही दीजिए, आर एल ऑफ आई, आर एल ऑफ पॉइंट आई निकाल दीजिए आप, कितना आएगा बेटा, कितना आएगा 95.75 में से किसको घटा दो 2.545 को घटा दो, तो आर एल ऑफ आई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 93.205 आएगा ना, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो इसको भी यहाँ लिख दीजिए टेबल में, 93.205 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो देखिए आप, आपने बहुत आसान तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर लिया है ना, और उसको टेबल के फॉर्म में लिख दिया है। ये जो मेथड है, ये जो मेथड है जिससे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है ना, इसको मैंने, इसमें मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करा है। तो ये जो मेथड हो गया मेरा, दिस इज हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसको, मैं थोड़ा इसमें मैं एक अर्थमेटिक चेक भी बताना चाहता हूँ आपको। एक बार आपने सारी कैलकुलेशन कर ली है, एक बार अगर आपने सारी कैलकुलेशन कर ली है बेटा, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने जो चीज़ें करी वो सही करी है या गलत करी है ना। तो एक अर्थमेटिक चेक भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या अर्थमेटिक चेक होता है, देखिए यहाँ बता देता हूँ। अर्थमेटिक चेक क्या होता है, इसको आप कर लेंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार आपने जो चीज़ करी है बिल्कुल सही करी है ना, वैसे तो आपने सही करी होगी। तो अर्थमेटिक चेक है समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये होता है हमारा अर्थमेटिक चेक। अब यहाँ पर तीन बैक साइड थी, तो तीनों बैक साइड को आप ऐड कर लेना तो समेशन बैक साइड मिल जाएगा, है ना। और यहाँ पर कितनी, तीन तीन फोर साइड है, तो इनको आप ऐड कर लेना तो आपको समेशन फोर साइड मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट आर एल निकाल दो, लास्ट आर एल हमारा 93.205 है ना, ये हमारा लास्ट आर एल है। अब हमारा फर्स्ट आर एल क्या है बेटा, फर्स्ट आर एल तो हमारा 100 ही था ना फर्स्ट आर एल, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए,
तो आप जब चेक करोगे तो आप देखोगे कि समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड जब आप करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी डेट विल कम आउट टू बी अराउंड कितना आ जाएगा, बैक साइड कितना है सम इसका 2.870 है शायद, और समेशन फोर साइड है शायद 9.665। तो इसको जो आप करोगे तो समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड करोगे तो आ जाएगी माइनस में कितना आ जाएगा 6.799, और ये इक्वल टू होना चाहिए कितना, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल करोगे तो वो भी आएगा माइनस में पॉइंट, वो माइनस माइनस कितना, -6.799, -6.799। ठीक है, समेशन बैक साइड हो गया 2.87, समेशन फोर साइड हो गया 9.665, ये समेशन फोर साइड हो गया। तो समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 6.795 आएगा, 6.795 आएगा, है ना। और लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल करोगे तो भी देखो ये मैंने ही गलती कर दी थी, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है ना। ठीक है, आपने सुधार लिया उसको। तो इस तरीके से आप क्या करना, अपने क्वेश्चन को हल कर लेंगे। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को वापस हम एक और मेथड से सॉल्व करेंगे, राइज एंड फॉल मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे हम इस मेथड को, इस क्वेश्चन को राइज एंड फॉल मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। पहले ही लिखा था वहाँ पर, है ना। तो चलिए पहले तो हम जो भी है स्टेशन को देखो का, अब कुछ चीज़ें हम मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, EFGH आई भी था ना, आई में हमेशा भूल रहा था। चलो अब यहाँ पर पहले तो आप रीडिंग लिख ही दीजिए, अब समझाने तो है नहीं क्योंकि आपको पता चल गया कौन सी रीडिंग बैक साइड है, IS है और FS है। तो अब यहाँ रीडिंग लिखी तो आप लगे यार, आप रीडिंग लिख दीजिए। 2.985 था, उसके बाद क्या था, अच्छा था 3.480, फिर क्या था 1.155। तो ई तो क्या हो गया था मेरा, ये तो मेरा चेंज पॉइंट हो गया था और ये बेंच मार्क हो गया था, है ना। फिर ई के बाद जी भी मेरा चेंज पॉइंट था। इसके बाद क्या रीडिंग ली थी मैंने, एफ पे 2.365 था शायद, है ना, फिर 3.640, इधर क्या था, फोर साइड वापस से, सॉरी बैक साइड वापस से 0.935, फिर IS 1.630, फिर FS 2.545। ठीक है, तो हमने ये टेबल में चीज़ें लिख दी है ना। अब सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो हमें यहाँ पे तो जब पहले ही आइडिया हो गया था कि जो भी हो रहा है वो फॉल ही हो रहा है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा फॉल ही हो, कभी राइट हो फिर फॉल हो, फिर वापस राइट हो जाए फिर वापस फॉल हो। टोपोग्राफी या फिर टेरेन तो कैसे भी हो सकती है, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है ना। ये क्वेश्चन हमने ऐसा लिया जिसमें लगातार फॉल हो रही है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो बेटा आइए देखो, अब पहले जो रेड्यूस लेवल ऑफ ए था वो कितना दिया था सवाल में, 100। तो RL ऑफ ए कितना हो गया, 100 मीटर, वो मैं पहले ही नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप देखिए, अब यहाँ पर आपको प्रीवियस रीडिंग और जो नेक्स्ट रीडिंग है उसको कंपेयर करना है ना बेटा। तो आपको आइडिया, अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रीवियस रीडिंग और नेक्स्ट रीडिंग को कंपेयर करना है। अब आप देखिए यहाँ पर पहले जो रीडिंग थी 0.780,
और बाद में हो गई अगली रीडिंग 1.535। अगर ये रीडिंग कैसी आए बेटा, नेगेटिव आए, है ना, अगर नेगेटिव आए तो क्या है बेटा, वो उसका मतलब है कि फॉल हो रहा है। देखो, या तो फिर इतना मत याद रखो प्रीवियस रीडिंग माइनस न्यू रीडिंग करूंगा नेगेटिव आएगा तो फॉल हो रहा है। आप इसको जनरली भी देख सकते हैं। देखो पहले क्या है कि ज़्यादा, पहले आपने स्टाफ पे आप ऊपर की पोजीशन पे होंगे ए पे, तब स्टाफ की रीडिंग इसलिए कम आ रही होगी, 0.780 ही आ रहा होगा। फिर बाद में रीडिंग बढ़ गई बी पॉइंट पे, स्टेशन बी पे, यानी बी पॉइंट का लेवल क्या होगा, कम हो रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अब आप देखिए कि ए से बी पे गया मैं तो कितना फॉल हो रहा है। ए से बी पे गया तो बेटा कितना फॉल हो रहा है, फॉल कितना हो रहा है, फ्रॉम ए से बी पे गया तो मैं कितना हो गया, मैं 0.780 माइनस 1.535, इतना फॉल हो रहा है। देखो कितना आ रहा है, 0.780 माइनस 1.535, 0.755 आ रहा है मेरा आंसर। नेगेटिव में आ रहा है मतलब फॉल। ये मेरी ट्रिक बनाई है, नेगेटिव मतलब फॉल। तुम तुम्हारी भी ट्रिक बना सकते हो, है ना। तुम उसको उल्टा बोल सकते हो, न्यू रीडिंग माइनस प्रीवियस रीडिंग पॉजिटिव आ जाए तो फॉल, है ना। तुम तुम्हारे हिसाब से ट्रिक बना सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो कितना आ रहा है बेटा मेरा यहाँ से, नेगेटिव में आ रहा है, और कितनी वैल्यू आ रही थी, पॉइंट माइनस में 0.755, कितना आ रहा, 0.755 आ रहा ना। तो मैं तो यहाँ पर प्लस माइनस कुछ नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट उसका अलग ही मैंने टेबल बना दिया है ना, कॉलम बना दिया, राइस हो रहा है या फॉल हो रहा है। अब देखो, अब आप कंपेयर करो बी और सी। अब आप बी से जा रहे हो सी की तरफ, है ना। अब आप क्या कर रहे हो, बी से जा रहे हो सी की तरफ। अब वापस से स्टाफ की रीडिंग थोड़ी सी बढ़ गई है, यानी वापस से बी ऊपर होगा और सी क्या होगा, नीचे हो रहा है, यानी फॉल हो रहा होगा। कितना फॉल हो रहा होगा, 1.535 और 1.955, 1.955 का डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको अपन हल कर लेते हैं। 1.955 और 1.535 का डिफरेंस ले लेंगे अपन। 0.42 आ रहा है शायद, है ना। तो 0.42 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कंपेयर करो आप, तो कितना फॉल आ रहा है बेटा, कितना फॉल आ रहा है वो पता चल जाएगा। 2.985 माइनस 3.480, तो 0.495 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, पहले तो इसको कंपेयर करना है ना बेटा, इन दोनों को कंपेयर करना है। ये दो रीडिंग को कंपेयर करके यहाँ से फॉल पता चल जाए कितना हो रहा है। तो पहले आप करें 1.955 माइनस में 2.985, तो कितना आ रहा है, 1.03 आ रहा है मेरा तो आंसर। मेरा आंसर आ रहा है, मेरा फॉल आ रहा है 1.03। तो वापस से आप फॉल निकाल दीजिए, या राइस जो भी आ रहा है, यहाँ पे तो फॉल ही आ रहा है। तो 2.985 माइनस 3.480, मैं आपके साथ ही हल कर रहा हूँ बेटा। तो अगर कोई दिक्कत आ जाए सॉल्व करने में तो आप मुझे प्लीज़ बताइए, कि आप करेक्ट कर लेना उसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है मेरा, ठीक है, यही सही आंसर है। चलिए, अब देखो, अब आप कहाँ से, यहाँ से डी से ई पे आ गए। अब आप कहाँ जाओगे, ई से एफ पे जाओगे तो कितना फॉल हो रहा है, ई से एफ में इसको कंपेयर करूँगा तो कैसे क्या आएगा, 1.155 माइनस 2.365, तो ये आ जाएगा बेटा अराउंड कितना आ जाएगा, 1.21 आ रहा है मेरा। फिर देखो वापस से राइज हो रहा है, फॉल हो रहा है, आपको पता चल जाएगा। कंपेयर करिए रीडिंग को, तो आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, फॉल हो रहा होगा। तो 2.365 माइनस 3.640, तो कितना फॉल आ जाएगा बेटा, 1.275 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली रेटिंग और ये वाली रेटिंग तो जी पे ही थी, तो इन दोनों को कंपेयर नहीं करना है, इन दोनों को करना है जी और एच वाली पे। ठीक है, चलिए करिए, बताइए कितना फॉल हो रहा है। वापस से जी से एच पे जाओगे तो कितना फॉल होगा।
0.695 आ रहा है मेरा, तो 0.695 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करके बताइए क्या हो रहा है। तो देखिए आपको पता चल जाएगा, चीज़ें आपको आ जाएगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ठीक है बेटा, देखो मैंने यहाँ पे चीज़ें कर भी दी है आपकी सहूलियत के लिए, मैंने यहाँ चीज़ें कर भी दी है। राइज बता दिया, फॉल, राइज तो कुछ है ही नहीं, है ना, हमें यहाँ से जो भी चीज़ मिली वो फॉल ही मिला है। अब बताओ, अब 100 माइनस, अब देखो, अब यहाँ पर तुमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं निकाला है, कहीं पे निकाला है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कहीं पे भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला है, नहीं निकाला है। अब 100 था पहले, अब बी पे इतना फॉल हो गया, तो 100 माइनस 0.755 कर दो तो आपको आर एल एट बी मिल जाएगा। कितना है निकालो, 100 माइनस 0.755 कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 99.245। अब इसमें से वापस से 0.42 को घटा दो तो आर एल एट सी मिल जाएगा। कितना आ जाएगा 98.825 आ जाएगा। चलो अब इसमें से वापस फॉल हो रहा है, तो इसको 1.03 को वापस से घटा दो तो कितना आ जाएगा 97.795 आ जाएगा। अगर राइस होता ना तो क्या हो जाता, अगर राइस होता तो आर एल क्या हो जाता, बढ़ जाता, लेकिन क्या हो रहा है, फॉल ही हो रहा है लगातार, इसलिए रेड्यूस लेवल लगातार घट रहा है। ठीक है, तो चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं और वहीं से मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ। तो देखिए बहुत आसान चीज़ें हैं, हम लोग क्वेश्चन को कर कर रहे हैं। अगर राइस हो जाता तो जो राइस की वैल्यू को तुम रेड्यूस लेवल में जोड़ देते तो अगले वाला पॉइंट का तुमको रेड्यूस लेवल पता चल जाता। चलो अब आप डी से ई पे जा रहे थे, तो डी पे इतना आ रहा था, ई पे इतना फॉल हो गया, तो इस चीज़ को फॉल को घटा दो, कितना आ जाएगा 97.795 माइनस 0.495, तो 97.3 आ जाएगा। देखो अब वापस इसको घटा दो इतने फॉल को, तो 96.090 आ जाएगा। फिर वापस से फॉल हो रहा था, फॉल को घटाइए रेड्यूस लेवल में से, प्रीवियस रेड्यूस लेवल में से, तो देखिए आंसर आते जा रहा है, आंसर आते जा रहा है हमारा। ठीक है, बहुत आसानी से आ रहा है हमारा आंसर, वापस से फॉल हो रहा है 93.205। देखिए हमने वही क्वेश्चन था उसको कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मेथड 1 या मेथड 2 अगर दिया है तब वो मेथड लगाना है, वरना आपको जो उचित मेथड लगे वो आप लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर राइज एंड फॉल मेथड जो है, यहाँ पर भी अर्थमेटिक चेक बता देता हूँ आपको। यहाँ पर अर्थमेटिक चेक क्या होता है, यहाँ अर्थमेटिक चेक होता है समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। अब बोलोगे सर ये तो पहला ही वाला अर्थमेटिक चेक हो गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाला, तो मैं बोलूँगा बेटा इसमें एक इक्वेशन और जोड़ दो। ठीक है, तो क्या है वो एक इक्वेशन, समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल इक्वल टू राइज एंड फॉल मेथड है, क्या करो समेशन राइज माइनस समेशन फॉल कर दो। ठीक है, तो ये बराबर आना चाहिए जो भी आए। अब समेशन बैक साइड कितना था बेटा, जो भी था इसको यहाँ निकाल लो, तुमने पिछले निकाला भी था हमने, समेशन बैक साइड कितना था, समेशन बैक साइड था 2.87, है ना, वो उसको रख दो। फिर समेशन फोर साइड कितना था 9.665, इसको डाल दो, और ये लास्ट आर एल कितना है 93.205, और फर्स्ट आर एल कितना है उसको डाल दो, है ना। अब देखो राइस कितना हो रहा है, समेशन राइस तो जीरो ही है बेटा, और समेशन फॉल कितना है उसकी वैल्यू को यहाँ निकाल लो, कितना फॉल हो रहा है, समेशन फॉल निकाल लो उसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, है ना। और ये जो भी आ रहा है वो तीनों तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए।
इसमें वही आ रहा है -6.795 आएगा, है ना, माइनस में 6.795 भी आएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये मेथड भी बता दिया है। हमने काफ़ी अच्छे से ये मेथड को पढ़ा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि वाई राइज एंड फॉल मेथड इज बेटर देन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, है ना, ये क्वेश्चन है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राइज एंड फॉल मेथड को हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से बेहतर क्यों माना जाता है। तो आइए देखिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो बेटा, जो आपका राइज एंड फॉल मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड जो है ना हमारा, इसमें टोपोग्राफी का विजुअलाइजेशन अच्छा होता है ना, इसमें विजुअलाइजेशन ऑफ टोपोग्राफी कैसा रहता है, अच्छा रहता है। तो राइज एंड फॉल मेथड क्या है, हमको अडॉप्ट करना चाहिए। देखो आपने विजुअलाइज कर लिया कि राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, लेकिन यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में आपको राइज के कितना राइज हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है, ये चीज़ें नहीं पता चल रही थी ना। तो ज़्यादा अच्छे से टोपोग्राफी को विजुअलाइज कहाँ कर पाऊंगा, मैं राइज एंड फॉल मेथड में ही कर पाऊंगा। तो राइज एंड फॉल मेथड क्या देगा, इट गिव बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ टोपोग्राफी। और सेकेंड थिंग, एक और कारण है कि राइज एंड फॉल मेथड ज़्यादा बेहतर है। तो वो सेकेंड कारण क्या है बेटा, कि हम यहाँ पर राइज एंड फॉल मेथड में आर एल ऑफ इंटरमीडिएट साइड, आर एल ऑफ इंटरमीडिएट साइड जो होते हैं इसको भी चेक कर लेते हैं। आर एल ऑफ इंटरमीडिएट साइड्स आर ऑल्सो चेक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि राइज एंड फॉल मेथड ज़्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होता है कि कुछ फिलिंग द बैंक्स भी दे देंगे, है ना, कुछ फिलिंग द बैंक्स भी दे देंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और निकालो कितना हाइट, कितना राई से कितना फॉल है। तो सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट पे ही करना है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। ठीक है, अब देखिए यूज़ ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ, यूज़ ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बेटा ये है मेरा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा है लेवलिंग स्टाफ, और वापस से सेम लेवलिंग स्टाफ मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। बस अंतर ये है कि लेवलिंग स्टाफ की जीरो रीडिंग यहाँ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो जहाँ पर बेंच मार्क है, देखिए ये है मेरा बेंच मार्क। तो बेंच मार्क यहाँ पर सपोज जिस पोजीशन पे मैंने शुरुआत में जहाँ पर लेवलिंग स्टाफ रखा था वहाँ पर बेंच मार्क कितना लिखा है मैंने बेटा, 100 मीटर है। तो यहाँ पर मैंने मेरे लेवलिंग स्टाफ को सीधा रखा था, है ना, फिर बाद में मैंने लेवलिंग स्टाफ को क्या कर दिया था, इन्वर्टेड कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे मैंने क्या कर दिया था, इन्वर्टेड कर दिया था मेरे लेवलिंग स्टाफ को। अब इन्वर्टेड कर दिया था तो जो जीरो आना था नीचे, वो जीरो कहाँ चला गया, ऊपर पहुँच गया, उल्टा पकड़ लिया मैंने लेवलिंग स्टाफ को। अब मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछने वाला हूँ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इन्वर्टेड स्टाफ। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अब डिस्कशन चालू करते हैं। चलिए देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है कि जब भी मुझे ऐसे पॉइंट के की एलिवेशन निकालने का काम दिया जाता है जो कि लाइन ऑफ साइट के ऊपर रहता है, अबोव द लाइन ऑफ द साइट रहता है, तो क्या करूँगा मैं स्टाफ को इन्वर्टेड कर दूंगा, है ना, इन्वर्टेड कर दूंगा। जैसे क्या है बेटा, आप समझिए, ये क्या जा रही है मेरी, ये लाल लाल डॉटेड वाली लाइन, ये मेरी लाइन ऑफ साइट है। अगर इसके ऊपर कभी मुझे इस लाइन ऑफ साइट के ऊपर अगर किसी ऑब्जेक्ट का एलिवेशन मुझे फाइंड आउट करने का बोला गया, तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो लेवलिंग स्टाफ है उसको मैं क्या कर दूँगा, इन्वर्टेड कर दूँगा, है ना।
और जो मेरा 0 मीटर है इस लेवलिंग स्टाफ का, वो किसको टच करेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करेगा जिसका मुझे क्या निकालना है, एलिवेशन निकालना है। सपोज यहाँ पर ये पॉइंट है बी, है ना, सपोज पॉइंट बी का मुझे एलिवेशन निकालना है, और ये पॉइंट बी किधर है, लाइन ऑफ साइट के ऊपर है। अब वो लाइन ऑफ साइट है ना, तो इसका मुझे एलिवेशन निकालना है। तो क्या करूँगा, मैं अपने स्टाफ को इन्वर्ट कर दूंगा इस प्रकार से, ठीक है, इस अरेंजमेंट के प्रकार से जैसा मैंने आपको बताया है ना। तो यहाँ जो रीडिंग निकालूंगा मैं, लेवलिंग स्टाफ जब बी पे रखूंगा तो जो मैं रीडिंग निकालूंगा तो उस रीडिंग को मैं नेगेटिव साइन के साथ रिकॉर्ड करूँगा। तो आइए समझते हैं चीज़ों को। देखिए इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि आपको बेंचमार्क दिया था 100 मीटर दिया था आपको बेंचमार्क, और आपने क्या करा, मैंने आपसे पूछा कि फाइंड आउट द हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो आपने क्या करा, बेंचमार्क के साथ में क्या जोड़ दिया, बैक साइड को जोड़ दिया। यानी यहाँ पर बैक साइड मान लीजिए ये थी 1.5 मीटर बैक साइड थी, तो आपने बैक साइड 1.5 मीटर को बेंचमार्क के साथ जोड़ दिया, तो आपके पास हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आ गई। ठीक है, अब ये जो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है बेटा, ये जो हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज़ करके मुझे, और इन्वर्टेड स्टाफ का यूज़ करते हुए ऐसे ऑब्जेक्ट का एलिवेशन निकालना है जो लाइन ऑफ साइट के ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज ये जो पॉइंट बी था, सपोज पॉइंट बी क्या है मेरा, सोफिट ऑफ द बीम है ना। सपोज पॉइंट बी जो है मेरा सोफिट ऑफ द बीम है, इसका मुझे रेडियस लेवल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि स्टाफ को मैंने क्या करके इन्वर्टेड कर दिया, तो यहाँ जो भी रीडिंग आएगी वो मैं किससे लूँगा, नेगेटिव साइन कर दूँगा। तो यहाँ पर आर एल और बी क्या हो गया बेटा, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड। अब देखो यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट को सेट करा था, और पहली जो रीडिंग थी वो हो गई बैक साइड, और जो आखिरी रीडिंग थी जैसे यहाँ पर 2.5 है, ये मेरी क्या हो गई, 4 साइड हो गई। तो क्या होता है, आर एल इक्वल टू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड, यही होता है ना बेटा। तो यहाँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है, 101.5 हो गया, 101.5 ना, 101.5 हो गया मेरा हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फोर साइड कितना, आपका फोर साइड कितना है उसको घटा दीजिए। अब यहाँ पर जो फोर साइड है, अगर आपने स्टाफ इन्वर्ट करा है तो उसको कैसे साइन के साथ लेना है, फोर साइड को नेगेटिव साइन के साथ लेना है। तो देखिए मेरा आर एल और पॉइंट बी कितना हो गया, 101.5 माइनस में फिर वापस माइनस और 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, 101.5 प्लस 2.5, तो कितना हो गया, तो 104 मीटर हो गया ना बेटा। ठीक है, 104 मीटर हो गया मेरा आर एल और पॉइंट बी। तो इस तरीके से इन्वर्टेड स्टाफ के द्वारा भी मैं रीडिंग को ले सकता हूँ, नोट डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ थियोरेटिकल पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है डंपी लेवल नाम का, है ना, ऑटो लेवल भी होता ही है वैसे। तो क्या है कि कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं। जब आप रीडिंग करोगे ना डंपी लेवल के द्वारा, जब रीडिंग रिकॉर्ड करोगे, है ना, तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से डंपी लेवल में भी कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ लिख दिया है। अगर थ्योरेटिकल पॉइंट कभी आपसे पूछ लिया जाता है तो यू शुड नो दिस पॉइंट। जो हमारा एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट की जो वर्टिकल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हमारा एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर होता है ना इंस्ट्रूमेंट में, वो ऐसे प्लेन में होना चाहिए विच इज़ परपेंडिकुलर टू व्हाट, विच इज़ परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, और देखो, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपको आप रीडिंग नोट करोगे तब एरर आ जाएगी। तो लाइन ऑफ साइट शुड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ लेवल 2। फिर कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है, कुछ परमानेंट एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं मुझे डंपी लेवल में।
तो ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखो एक और नोट लिखा था मैंने, इफ़ एयर बबल इज इन सेंटर। देखो अगर आपने कभी डंपी लेवल यूज़ करा है तो क्या होता है, जब आपने लेवल इंस्ट्रूमेंट कभी यूज़ करा है तो वहाँ पर बीच में एयर बबल होता है, वो एयर बबल सेंटर में होना चाहिए। अगर एयर बबल सेंटर में नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइन ऑफ साइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर आपका एयर बबल सेंटर में आ गया, जब आप सेटअप करते हैं इंस्ट्रूमेंट का तो आपको इस प्रकार से करना है कि एयर बबल आपकी सेंटर पोजीशन पे आ जाए। इससे क्या होगा कि आपका जो लाइन ऑफ साइट रहेगा वो हॉरिजॉन्टल प्लान में आ जाएगा। अब लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन बन गया, है ना। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, अब मेरा जो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया तो उसको मैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन बोल देता था ना। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बोली थी आपको। तो देखो क्या होता है कि जब भी मेरा एयर बबल सेंटर में आ जाएगा तो लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ जाएगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा इंस्ट्रूमेंट में परमानेंट एडजस्टमेंट मैंने कर दिया है। अगर नहीं हो पाया मतलब क्या है कि लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं आया, तो इसके कारण जो एरर आएगी उसको मैं बोलूँगा बेटा मेरी कॉलिमेशन एरर, है ना। लाइन ऑफ साइट अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है, लाइन ऑफ साइट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है तो जो एरर आएगी उसको मैं बोलता हूँ कॉलिमेशन एरर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टू पैक टेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेंगे हम टू पैक टेस्ट के ऊपर, तो हमारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हमारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी फिर। चलिए बात करते हैं टू पैक टेस्ट की क्या होता है। देखो बेटा हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमारा जो लाइन ऑफ साइट है, मेरा अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए कि जो हमारा लाइन ऑफ साइट है वो क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो। यही है ना मेरा अल्टीमेट एम। टू मेक लाइन ऑफ साइट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाना हमारा लक्ष्य है। ठीक है। और अगर हमने अगर हमको एलिमिनेट करना है कॉलिमेशन एरर को, अगर हमको क्या करना है, तो हमको क्या करना है टू एलिमिनेट करना है कॉलिमेशन एरर को, क्या करना है, दूर करना है। तो हमको जो टेस्ट करना पड़ेगा, तो कौन सा, अब तो समझ ही गए होंगे कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, है ना। कौन सा टेस्ट परफॉर्म करोगे तुम लोग टू पैक टेस्ट करोगे। तो आइए इसको समझेंगे हम लोग, टू पैक टेस्ट होता क्या है। चलिए, है ना। टू पैक टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर आपकी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है तो हमको क्या करना है, हमको लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाना चाहिए, ताकि क्या हो, हमारा कॉलिमेशन एरर क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। देखो कभी कभी क्या होता है बेटा कि हम लोग चाहते हुए भी कॉलिमेशन एरर को हटा नहीं पाते, तब भी हम ट्रू रीडिंग किस प्रकार से ले सकते हैं वो हम लोग अब जानेंगे। कभी कभी हम लोग चाहते हुए भी कॉलिमेशन एरर को हटा नहीं सकते, है ना। तो देखिए अब हम कॉलिमेशन एरर को फाइंड आउट कैसे करेंगे, चीज़ें थोड़ी जानने की कोशिश करेंगे। चलो देखो यहाँ पर मैंने दो केस बनाए हैं, तो केस नंबर 1 में समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको मैंने दिए हैं दो पैक्स, यहाँ पर मैंने आपको दिए दो पैक्स, और आपने पहला पैक गाड़ दिया ए पे, दूसरा पैक गाड़ दिया पॉइंट बी पे, और ये दोनों पॉइंट अच्छी दूरी पे, लगभग लगभग आप समझ लिए 50 मीटर की दूरी पे होंगे। ठीक है। अब क्या करते हैं आप, अब आप क्या करते हैं, अ, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को क्या करा, प्रॉपर सेटअप कर दिया। जैसे मैंने ये यहाँ पर करा, मेरे इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर केस 1 में मैंने मेरे इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर सेटअप कर दिया। ठीक है। आप अब बेटा मैंने क्या करा कि मैं गया और मैंने मेरे स्टाफ को पॉइंट ए पे लगा दिया। लेवलिंग स्टाफ को पूरा नाम ही लिख देता हूँ ना, चलो लेवलिंग स्टाफ को मैंने मेरे कहाँ रख दिया, पॉइंट ए पे रख दिया जहाँ पर मेरा पैक था। ठीक है। और वहाँ पर मैंने स्टाफ की रीडिंग नोट कर ली। अब देखो यहाँ पर ये जो लाइन ऑफ साइट है आपको कैसी दिख रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिख रही है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है ना बेटा। तो यहाँ पर स्टाफ की जो रीडिंग आएगी कितनी आ रही है अभी, A1। तो जो A1 है ये रीडिंग कैसी है स्टाफ की,
इनकरेक्ट रीडिंग है क्योंकि मेरा लाइन ऑफ साइट क्या है, हॉरिजॉन्टल नहीं है ना बेटा। अब सिमिलरली मैंने आपको बोला वापस से जाओ, लेवलिंग स्टाफ को ले जाके पॉइंट बी पे रख दो, पॉइंट बी पे आपने रख दिया। अब यहाँ से आपने रीडिंग नोट करी और वो रीडिंग क्या आ गई, B1। अब यहाँ पर लाइन ऑफ साइट कैसा दिख रहा है आपको, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो ये जो B1 वाली जो रीडिंग है, स्टाफ रीडिंग है, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो कितने अमाउंट से इनकरेक्ट है बेटा, अगर जब ए पोजीशन पे आपका लेवलिंग स्टाफ था तब E D1 से आप E D1 वाले अमाउंट से आपकी रीडिंग इनकरेक्ट थी। ठीक है, और जब जब आप बी पोजीशन पे आपने स्टाफ रखा तो जो आपकी B1 रीडिंग थी वो कितने अमाउंट से इनकरेक्ट थी, E D2 से। ठीक है, E D2 से। आप देखो यहाँ पर, और फिर थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री को देखो, और देखो क्या लगाया मैंने, ये एंगल E था, ये दूरी कितनी है, ये D2 थी, तो ये दूरी कितनी आ गई, E D2 आ गई ना, ये वाली दूरी। देखो यहाँ लिख भी दिया है मैंने। तो एक्चुअल रीडिंग अगर मैं बात करूँ, एक्चुअल रीडिंग कितनी होनी चाहिए, एक्चुअल में सुनो, देखो अभी रीडिंग कितनी है बेटा, अगर मैं ए पे खड़ा होता तो अभी रीडिंग है A1, और अगर मैं बी पे खड़ा रहता तो रीडिंग होती B1 है। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं करेक्ट रीडिंग बोलता तो कितनी होनी चाहिए, ए पोजीशन पे A1 माइनस E D1 होनी चाहिए थी। और अगर मैं बी पे रहता तो बी पे एक्चुअल रीडिंग कितनी होती, B1 माइनस E D2, ये होनी चाहिए थी, है ना, ये होनी चाहिए थी रीडिंग। लेकिन कुछ ना कुछ क्या है, कॉलिमेशन एरर होगी जिसके कारण क्या है, मेरी रीडिंग गलत आ रही है। ठीक है, अब सही रीडिंग भी मैंने आपको बता दी कितनी होती, ए पोजीशन पे A1 माइनस E D1 होती, और बी पोजीशन पे B1 माइनस E D2 होती सही रीडिंग। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं हम लोग, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मैंने आपको बोला, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, सेम पेज पे इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि क्या हो, हम लोग कंपेयर भी कर लें चीज़ों को। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, देखिए देखिए यार थोड़ा सा मिट गया है। अब देखिए, अगर मैंने आपसे प्रश्न पूछा रहता कि बेटा मुझे डिफरेंस इन एलिवेशन बताओ पॉइंट ए और बी के बीच में, तो आप क्या बोलते सर, आप क्या बोलते कि सर जो करेक्ट रीडिंग है ए पे उसको आप, करेक्ट स्टाफ रीडिंग को आप लिख दीजिए, है ना, उसमें से जो करेक्ट स्टाफ की रीडिंग है कहाँ पर, बी पे, उसको घटा दीजिए। तो आपको डिफरेंस इन एलिवेशन कहाँ मिल जाएगा, कहाँ मिल जाएगा, डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब देखो तुम्हारे मन में प्रश्न हो रहा होगा कि एक्चुअल में हम लोग करते क्या है, एक अब देखिए तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि डायरेक्ट मैंने डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी को मैंने इस प्रकार से क्यों लिख दिया, है ना। तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि सर हमको रेड्यूस लेवल ऑफ ए निकालना चाहिए, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना था, जो मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थी उसमें से मुझे ये वाली चीज़ जो थी A1 माइनस E D1 ये निकालना था, तो उससे मेरा रेड्यूस लेवल एट ए आ जाता। फिर सिमिलरली मुझे रेड्यूस लेवल ऑफ बी कैसे निकालना था, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस ये जो स्टाफ रीडिंग थी कहाँ पे, बी, उसको घटाना था। तो बेटा अगर आप ये पूरा प्रोसेस भी करते तो सेम टर्म ही बनती, है ना, अगर आप इस प्रोसेस को वैसे भी करते तो सेम टर्म ही आती। तो इसलिए मैंने क्या करा, जो भी मेरी स्टाफ की रीडिंग है उसी को आपस में एक दूसरे से घटा दिया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये जो इक्वेशन है जो मैंने सबसे ऊपर लिखी है इसके द्वारा क्या मिल जाएगा मुझे, टू डिफरेंस ऑफ एलिवेशन, टू डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी मिल जाएगा। ठीक है, ट्रू डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी मिल जाएगा। अब सपोज बेटा यहाँ पर अगर मैं मेरा लेवलिंग स्टाफ को इस प्रकार से रखता कि ये जो D1 वाली दूरी है वो D2 वाली दूरी बराबर है, मतलब एग्जैक्ट सेंटर पे रखता, ए और बी पॉइंट के एग्जैक्ट सेंटर पे रखता मैं मेरे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को, तब क्या होता, जो मेरा
डिफरेंस इन एलिवेशन होता बिटवीन ए एंड बी, वो कितना हो जाता, A1 माइनस B1 हो जाता। ठीक है, ये हो जाता मेरा A1 माइनस B1। ठीक है, तो यहाँ पर जो A1 था मेरा, A1 था वो क्या था बेटा, मेरा रॉन्ग रीडिंग था, है ना, रॉन्ग रीडिंग ही तो था। एक्चुअली में A1 माइनस ED1 करना था मुझे, तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग आती। और यहाँ पर आप देखो जो B1 था वो भी मेरी रॉन्ग रीडिंग था। एक्चुअली में मुझे क्या करना था, B1 माइनस ED2 करना था। अगर मैंने एग्जैक्ट बीच में रख दिया मेरे लेबलिंग स्टाफ को, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में ED1 और ED2, इन दोनों के अगर D1 इक्वल टू D2 हो जाता, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते बेटा ना, एक दूसरे को आपस में एडजस्ट कर देते और ये कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला आपको, पहला पॉइंट दिया कि डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाता, A1 माइनस B1 हो जाता, और A1 और B1 दोनों रॉन्ग रीडिंग है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। तब भी आपने ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी आपने फिर भी निकाल लिया, ये मैंने आपको बोला। ठीक है, अब देखो दूसरा केस आपने क्या करा कि पहले आपने इंस्ट्रूमेंट को ए पे रखा, लेबलिंग स्टाफ को ए पे रखा था, फिर लेबलिंग स्टाफ को बी पे ही रखा था। अब जो जो इंस्ट्रूमेंट जो पहले बीच में आ रहा था ए और बी के बीच में, उसको मैंने क्या है कि बी के भी बियॉन्ड रख दिया, बी के भी पीछे रख दिया। तो यहाँ पर ए पोजीशन पे जो स्टाफ रीडिंग अभी कितनी आ रही है, अगर मैं ए पे खड़ा हूँ तो ए पे स्टाफ रीडिंग आ रही है अभी मान लीजिए A2, और बी पे जो अभी स्टाफ रीडिंग आ रही है वो B2। लेकिन अगर मैं बोलूँगा करेक्ट स्टाफ रीडिंग की अगर मैं बात करूँ, करेक्ट स्टाफ रीडिंग की अगर मैं बात करूँ ए पर, तो वो कितनी आएगी बेटा, तो तुम क्या बोल दोगे सर कि सर ए और बी के बीच में देखो, अभी देखो ए और बी के बीच की अगर मैं दूरी बोलता, केस वन की ही बात कर लूँ, केस वन की ही बात कर लूँ, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बात करूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस थी वो अभी भी D1 प्लस D2 ही है। देखो यहाँ पर भी ए और बी के बीच में D1 प्लस D2 ही है। और यहाँ पर जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है इसको मैंने किसी अदर पोजीशन पे ले गया हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि जो भी अदर पोजीशन है तो उसकी और बी के बीच की जो दूरी है, लेबलिंग स्टेशन बी के बीच की जो दूरी है उसको मैंने D3 बोला। ठीक है, तो ए और इंस्ट्रूमेंट के बीच की एक्चुअल में दूरी कितनी हो गई अभी, D1 प्लस D2 प्लस D3। लेवलिंग स्टाफ जो स्टेशन ए पे है, स्टेशन ए और इंस्ट्रूमेंट के बीच की अभी दूरी कितनी हो गई बेटा, हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी हो गई, D1 प्लस D2 प्लस D3। अब देखो अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए, तो आप क्या बोलते सर A2 माइनस ई D1 प्लस D2 प्लस D3, ये कर दो आप, तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए आ जाता आपके पास। ठीक है, आप मुझे ये बोल देते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे चलो ठीक है, तुमने यहाँ से कर दिया, इतनी दूरी को आपने घटा दिया, और इतनी दूरी को आपने क्या बोला, ये देखो अगर मेरा लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता तो ये वाली जो एक्सिस है इसके अलोंग ही होता, ये डॉटेड, एक मिनट में पेन का कलर बदल देता हूँ, पेन का कलर बदल देते हैं हम, चलो ब्लू कर लिया मैंने, है ना। देखो ये जो ब्लू लाइन मैंने बनाई है ना, अगर मेरा लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहता तो यहाँ पर ये जो मैंने डार्क ब्लू कलर की लाइन बनाई है ये वाली, है ना, इसके अलोंग मेरा ये लाइन ऑफ साइट होता, है ना, लाइन ऑफ साइट होता। लेकिन यहाँ पर भी कॉलिमेशन एरर होगी, ई समझ सपोज कर लो, तो रीडिंग आनी चाहिए थी कितनी, A2 में से ये दूरी घटा दो, तो इतनी रीडिंग आनी थी, A2 माइनस ये वाली रीडिंग, तो ये वाली जो रीडिंग थी वो कितनी होती, ई इंटू D1 प्लस D2 इंटू D3 होती। तो ये मेरी होती बेटा करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट ए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी, तुम क्या बोलते करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी, अगर मैं आपसे पूछता तो बोलते आप सर B2 जो रीडिंग ली है उसमें से आप D3 को घटा दो, तो वो आपकी सही साठ रीडिंग आ जाती, आप ये मुझे बोलते हैं।
ठीक है, देखो ये जो दूरी है ना, ये एंगल ई समझ लो, और बी और पॉइंट स्टेशन बी और इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी है D3, है ना। तो ये जो दूरी हो गई, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो गई, ED3 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी भी निकाल लेते बेटा। ठीक है, चलिए अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, वो पेन का कलर बदल देता हूँ पहले। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, आप मुझे आप बता दीजिए कि ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी वो कितना होता। तो आप क्या करते कि सर आप तो एक काम करिए कि दोनों स्टाफ रीडिंग को एक दूसरे से घटा दीजिए, तो जो अंतर आएगा वो डिफरेंस इन एलिवेशन होगा पॉइंट ए और बी के बीच में। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, तो अपन ने वैसे ही करा। तो देखिए क्या हुआ, देखो मैं इसको कहाँ करूँ, अच्छा ठीक है यही कर देता हूँ, है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो आपने मुझे बोला कि दोनों स्टाफ रेटिंग के बीच का अंतर ले लीजिए, है ना। तो आपको डिफरेंस इन एलिवेशन मिल जाएगा पॉइंट ए और बी के बीच में। तो मैंने कहा ठीक है अपन ऐसा ही करते हैं, तो मैंने A2 माइनस ई, जाइए इसको मैं ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ D1 प्लस D2 प्लस D3 को, है ना। अब इसमें से ये जो करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट बी है इसको घटा देता हूँ, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। B2 माइनस साइन के साथ आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस में ED3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब तुम क्या बोलोगे कि सर हमने ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन ए एंड बी कितना निकाल लिया था, केस 1 से A1 माइनस B1। तो ये वैल्यू जो थी A1 माइनस B1, इसको यहाँ रख दूंगा मैं। क्या हो जाएगा, देखो क्या बन रहा है केस, देखो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, क्या निकलता है। ED3 और ED3 तो ये कट जाएगा बेटा। तो यहाँ से अब देखो क्या बन रहा है, A1 माइनस B1 बन रहा है, यहाँ पर A2 माइनस B2 बन रहा है ना। क्या बनेगा देखते हैं अपन लोग, और यहाँ से E है ना, तो माइनस में E, फिर ब्रैकेट में D1 प्लस D2। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूंगा कि E की वैल्यू निकाल दो, तो तुम E की वैल्यू निकाल दोगे क्या। तो देखो ऐसा कुछ फार्मूला बन जाएगा, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास E की वैल्यू आ जाएगी जो एरर है। यहाँ पर मैं वापस से लिख रहा हूँ A2 माइनस B2 माइनस में फिर ब्रैकेट में A1 माइनस B1, फिर होल अपॉन में करके नीचे D1 प्लस D2। तो इस तरीके से आपके पास E का एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो टू पैक टेस्ट के द्वारा आप लोग क्या कर लोगे, टू पैक टेस्ट के द्वारा जो एरर की वैल्यू है, एरर E की वैल्यू आप निकाल लोगे, एरर E की वैल्यू आप निकाल लोगे बेटा। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने बात कर ली है। तो देखो, अब एक बार अगर आपने क्या कर ली, E की वैल्यू निकाल ली, और फिर मैंने आपसे पूछा कि गिव मी व्हाट इज़ द करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट स्टेशन ए, तो आप लोग क्या बोलोगे, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टाफ रीडिंग, व्हाट इज़ द करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट स्टेशन ए अगर मैं पूछूंगा, तो क्या बोलोगे बेटा कि सर क्या होगी वो A2 माइनस ई D1 प्लस D2 प्लस D3, ई फिर ब्रैकेट में D1 प्लस D2 प्लस D3। अब यहाँ से E की वैल्यू आपने निकाली, इसको यहाँ पुट कर देना, तो करेक्ट स्टाफ रीडिंग एट स्टेशन ए भी आपकी आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आपका जो क्रॉस हेयर है उसको आपको इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि जो आपकी जो रीडिंग ऑब्जर्व होगी दैट शुड बी इक्वल टू A2 माइनस ई फिर ब्रैकेट में D1 प्लस D2 प्लस D3। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको टू पैक टेस्ट भी समझा दिया है,
और कैसे क्या ई का फॉर्मूला बना है वो बता दिया है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए आप। चलिए देखो, इन ऑर्डर टू चेक द एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल द फॉलोइंग प्रोसीजर वाज फॉलोड। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने क्या करा कि हमको एडजस्टमेंट चेक करना था डंपी लेवल का, और हमने कुछ प्रोसीजर को फॉलो करा। अब यहाँ पर हमने 4 पॉइंट ए बी सी डी को ग्राउंड पे मार्क करा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में थे। यानी क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि आप यहाँ पर जो 4 पॉइंट थे ए बी सी डी, वो स्ट्रेट लाइन में थे, है ना। ए बी और सी और डी ये एक स्ट्रेट लाइन में थे। ठीक है, और इनको मैंने मार्क कर दिया ए बी सी डी पॉइंट को ग्राउंड में, सच डेट ए बी इक्वल टू, ये जो दूरी है ए बी, दिस इज इक्वल टू बी सी एंड दिस इज इक्वल टू सी डी। और ये ए बी कितनी है, 30 मीटर है, बी सी 30 मीटर है, एंड दैट सी डी दूरी इज ऑल्सो 30 मीटर, ये मैंने बोला। अब देखो, एक बार मैंने स्टाफ को कहाँ रखा, एक स्टाफ वाज केप्ट एट स्टेशन ए एंड सी एंड द लेवल वाज सेट अप एट स्टेशन बी एंड डी। तो देखो बेटा क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक बार मैंने मेरे इंस्ट्रूमेंट को बी पे रखा, तब स्टाफ मेरा सी पे था, लेबलिंग स्टाफ, और लेबलिंग स्टाफ यहाँ जब बी पे मैंने इंस्ट्रूमेंट को रखा, तब लेबलिंग स्टाफ कहाँ पे था बेटा, मेरा ए पे था और सी पे था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। और दूसरी बार क्या करा मैंने, दूसरी बार भी मेरा जो लेबलिंग स्टाफ था वो ए और सी के बीच में ही था, लेकिन बाद में मेरा इंस्ट्रूमेंट कहाँ आ गया था, डी पे आ गया था, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बन रहा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से कुछ फिगर बन रहा होगा। सी और डी के बीच की दूरी 30 मीटर थी। चलिए, तो देखिए वापस से मैं बोल रहा हूँ वही वाला केस बन रहा है। ये कोलिमेशन कोलिमेशन वाला जो टू पैक टेस्ट हमने करा था, वही वाला केस बन रहा है यहाँ पर, है ना। अब वापस से हमसे ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि एक बार आपने बी पे अपने लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को रखा, तब आपने लेवल स्टाफ को ए और सी पे रखा था, तब कुछ रीडिंग आई थी। फिर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को कहाँ रख दिया, डी पे रख दिया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ना, पहले बी पे रखा, तो ये वाला केस बन रहा था। फिर इंस्ट्रूमेंट को आपने डी पे रखा, ये डी पे रखा, फिर ये वाला कुछ केस बन रहा था। फिर अलग अलग कुछ रीडिंग आई। ठीक है, तो जब ए पे रखा था तो ये जो जब बी पे इंस्ट्रूमेंट को रखा था तब कुछ रीडिंग आई थी, और इंस्ट्रूमेंट को जब डी पे रखा था तब कुछ रीडिंग आई थी। और फिर इसने पूछा कि कॉलिमेशन एरर आई है या नहीं, तो मुझे ये पता करना है कि कॉलिमेशन एरर है या नहीं। तो अगर देखो ये जो पहले केस में था, तो जब मैं ए पहले केस में क्या हुआ था, जब मेरा बी पे मेरा इंस्ट्रूमेंट था, पहले मैं पेन का कलर बदल देता हूँ एक बार वापस से। चलिए, जब मैंने बी पे मेरा इंस्ट्रूमेंट को रखा था और रीडिंग ले रहा था, है ना बेटा, तो ए पे जो रीडिंग आ रही थी वो थी A1, है ना। और जब मैं बी पर जब इंस्ट्रूमेंट था और लेवलिंग स्टाफ को देख रहा था, तो सी के जो रीडिंग आ रही थी इसको मैंने बोल दिया A1। तो यहाँ से बेटा मुझे बताओ कि A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1.926 आ गई, और B1 की वैल्यू कितनी आ गई, B1 की वैल्यू आ गई 1.461 आ गई। ठीक है, चलो अब आप इंस्ट्रूमेंट केस 2 पे आ जाइए। ये वाला केस 2 है, जब आपका इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे था, डी पे था।
तो यहाँ पर ए को देख रहा था तो रीडिंग आ रही थी A2। तो यहाँ से आप देखोगे कि A2 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से 2.445 मीटर आ गई। सिमिलरली यहाँ पर आपको मिल जाएगी B2 और B2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.945। तो अगर आपको कॉलिमेशन है कि नहीं, एरर है कि नहीं, तो फॉर्मूला लगा दो A2 माइनस B2 माइनस A1 माइनस B1, यही तो था, और डिवाइड बाय कौन सी दूरी D1 प्लस D2 वाली दूरी। तो D1 प्लस D2 वाली दूरी कितनी थी बेटा, 30 प्लस 30 थी यहाँ पे, तो है ना। तो देखो आप वैल्यू डाल दीजिए तो आपको शायद आंसर आ ही जाएगा, कॉलिमेशन एरर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो आप हल करिए इसको। तो यहाँ से आपकी ई की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, है ना। आई थिंक आ रही है 6 × 10⁻⁻⁴ रेडियन आ रही है। देखो एंगल है तो इसलिए रेडियन में आएगी वैल्यू आपकी, ठीक है। तो बेटा अगर ये वैल्यू 0 आती तो मैं क्या बोलता कि कोई भी कोलिमेशन एरर नहीं है, ठीक है। अगर ई की वैल्यू 0 आती तो मैं क्या बोलता, कोई कोलिमेशन एरर नहीं है, मतलब मेरा लाइन ऑफ साइट किस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अगर ई की वैल्यू 0 आती है। लेकिन यहाँ पर तो ई की वैल्यू 0 नहीं है, यानी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल प्लेन में नहीं है, कुछ ना कुछ कोलिमेशन एरर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं मेरे क्वेश्चन को हल कर सकता हूँ। तो आज हमने बेटा काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है, ठीक है। कल हम लेवलिंग का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।